सीएम धामी ने किया 50वें खलंगा मेले का शुभारंभ। बड़ी संख्या में आए लोगों ने किया सीएम धामी का स्वागत। सीएम धामी ने किया हल्द्वानी दौरा। पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर बोले सीएम धामी, मामले में जांच के बाद जल्द पूरी की जाएगी कार्रवाई। सीएम धामी जल्द करेंगे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा। सभी जिलों में चल रही योजनाओं की भी लेंगे जानकारी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के मामले। राज्य सरकार ने लिया बसों के बेड़े को बढ़ाने का फैसला। पहाड़ों में कहीं इन दिनों पहली बर्फबारी की बहार, तो कहीं गुलदार का आतंक, तो कहीं जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं लोग। देश की सीमाओं को बेहतर करने की राह। सीमाओं को मिले 508 अग्निवीर। 508 अग्निवीर बने थल सेना का अंग। उत्तराखंड में बढ़ते नशा को लेकर प्रशासन सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई। शराब पीने वाले 2000 से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान, तो वहीं 508 लोगों की हुई गिरफ्तारी। देहरादून में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 3 आईएएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में हुआ बदलाव। नितिन भदौरिया बने उधम सिंह नगर डीएम। देहरादून में डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ दून फॉर दून साझा मंच कार्यशाला का आयोजन। अहम विभागों के लोगों ने मिलकर कई मुद्दों पर की चर्चा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय खेलों में मौका देने के लिए एक बड़ा आयोजन शुरू हो गया है। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 में शिरकत की। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। बता दें, राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के सभी 13 जिलों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल में प्रदेश की बेटियां और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी निभा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के जरिए ही खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए होता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और इन खेलों में भी उत्तराखंड के युवा हिस्सेदारी करेंगे। युवाओं की प्रतिभा राष्ट्रीय फलक तक। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है,
और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा। वहीं देहरादून में 50वें खेलांगा मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। यहां बड़ी संख्या में आए लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। बता दें, खलंगा मेले का आयोजन गोरखा सैनिकों की स्मृति में किया जाता है। तो बता दें आपको ये खबर, जहां पर खलंगा का आयोजन किया गया है। 50वें खलंगा मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। इसी के साथ लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया है। तो 50वें खलंगा मेले का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर हिस्सा लिया, शुभारंभ किया है कार्यक्रम का, और इसी के साथ सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो हमारे सभी उपस्थित, सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित, मेरे सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं, बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान, जिन्होंने यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है, और देशभक्ति का जज्बा जब उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया, तो हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा और नई चेतना देने का काम किया। उसके लिए मैं उनके सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुलाटी साहब का भी, गुलाटी साहब कहाँ हैं? कर्नल गुलाटी साहब का भी धन्यवाद, उन तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिएगा। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं कर्नल साहब कि आपके जवानों ने आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत ही शानदार काम किया। और हमारे मीडिया के सभी मित्र ये हर अवसर पर हमारे साथ होते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस ऐतिहासिक 50वें खलंगा मेले में गोरखा समाज के सभी वीर पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को, जिसके कारण से जैसे एंग्लो गोरखा युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बारे में आप सब यहां से पहले ही बता चुके हैं, उन सबको, उन सभी वीरों को मैं नमन करते हुए आप सबका यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से, सभी गोरखा समाज के मेरे परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। मैं आज के इस अवसर पर वीरभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सच में जहां आप सब लोग, हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अनेक अवसरों पर हमारे साथ होते हैं, प्रभात दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीरभूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीति कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, अब वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो वो अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। ये इस प्रकार के हमारे योद्धा थे। खलंगा की गाथा हमारे वीर पुरुषों के, जो उनका साहस था, उनका प्रतीक होने के साथ साथ जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसका भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। भाइयों बहनों, हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रूपी वट वृक्ष, उसकी मजबूत जड़ें भी है, जो हमेशा हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। हमारी जो विरासत है, उस विरासत से हमेशा हमको जोड़कर रखती है। आज देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन जड़ों को मजबूत करने का काम हो रहा है। विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं विकास भी होगा और विरासत भी होगी, यानी कि इस प्रकार की हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं एएसआई की टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जो इतिहास के इस अमूल्य खजाने को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे आज उमेश भाई किसी नई जगह ले जा रहे हैं। मुझे आप सबके बीच में आकर ऐसा लगा मैं अपने पारिवारिक जनों के बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को गोरखा समाज की परंपराओं को सजोए रखने
अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद रखने में सहायक सिद्ध होंगे। और ये हमारे उमेश भाई ने, प्रभा दीदी क्यों बनते हैं? एक खलंगा मेला के आयोजन समिति के लिए मैं 5 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और तो 50वें खलंगा मेले का उद्घाटन किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में बसों के बेड़े को बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में गाड़ी उपलब्ध कराई जा सके और आवाजाही में सुगमता भी आ सके। हालांकि अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद राज्य सरकार ने नई बसों को खरीदने का निर्णय भी लिया है, लेकिन उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं जहां एक भी डिपो मौजूद नहीं है। बता दें, साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद साल 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन किया गया, जिसके बाद से परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा था। हालांकि उत्तराखंड निगम में इतिहास में पहली बार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में परिवहन निगम में न सिर्फ अपने वित्तीय नुकसान को पूरा किया, बल्कि 27 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया था। इसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में परिवहन निगम ने रिकॉर्ड तोड़ 56 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया था। लेकिन परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बस बेड़ों को बढ़ा सके। इसी के साथ मामले को लेकर परिवहन एमडी आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इन जिलों में डिपो बनाया जा सकता है, जिसका फायदा भी होता है, लेकिन कई बार बस खराब हो जाती है। लेकिन उसके 50 से 100 किलोमीटर की दूरी, कई वर्कशॉप ना होने के चलते काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर नजदीक में कोई वर्कशॉप होता है तो फिर बस को ठीक करने के लिए वर्कशॉप में आसानी से पहुंचा जा सकता है। लिहाजा वर्कशॉप की नजदीकियों को बढ़ाने और रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए नए डिपो बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिस पर विचार चल रहा है। ये आपका कहना सही है कि 4 जनपदों में अभी भी डिपो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की गई, लेकिन सेवाओं की कमियां देखते हुए या ये देखते हुए कि हमारे पास उचित संसाधन पहले नहीं थे इतने, या जो भी वजहें रही हो, पहले इस पर बहुत विचार नहीं किया जा सका। लेकिन इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है और हम 1-2 जगहें हमने चिन्हित की हैं जिस पर विचार करके नए डिपोज़ को स्थापित करने के लिए, और जो हमारे इस रूट पे पुराने डिपोज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम नए डिपोज़ बनाने से कतराते रहे हैं। आवश्यकता महसूस होने पर डेफिनेटली नए डिपोज़ स्थापित किए जाते हैं। जो हम अभी नए 2 डिपोज़ वो कर रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इस पर हमारे ऊपर क्या बोझ पड़ता है, हम बोझ शब्द में नहीं बात करेंगे। हम ये कहेंगे जो हमारे ऊपर इसका व्ययभार आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि व्यवहार नहीं वहन किया जा सकता है। जब कोई नया डिपो बनता है तो हमें उसमें बिल्डिंग के साथ साथ वर्कशॉप स्थापित करनी पड़ेगी। वर्कशॉप स्थापित करने के साथ साथ हमें वहाँ पर मैन पावर भेजनी होती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड में बढ़ते नशे को देखते हुए प्रदेश सरकार काफी चिंतित दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने नशे पर रोक लगाने के लिए कमर भी कस ली है, जिसके चलते देहरादून में अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, इसी संबंध में देहरादून एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में देहरादून के अलग अलग इलाकों में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे जंगल, सड़कों या गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। यही नहीं, इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2000 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही 508 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां की नशे के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की मुहिम जो है, नशे से बढ़ता एक्सीडेंट का खतरा जो है वो भी सामने आ रहा है और पुलिस ने सख्त अभियान चलाने का ये प्रयास किया है। खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई हो रही है।
कईयों पर एक्शन लिया जा चुका है। दारू पीकर गाड़ी चलाई जाने पर जेल भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर ये भी आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जो कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और ये एक्शन कई लोगों पर किया जा चुका है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हरिद्वार की करते हैं। पहाड़ों में कहीं ना इन दिनों पहली बर्फबारी की बहार है कहीं तो, और कहीं पे गुलदार का आतंक भी देखने को मिल रहा है और कहीं जंगली हाथियों का भी आतंक है। इसी बीच हरिद्वार के जमालपुर कला क्षेत्र में एक बार फिर 7 विशालकाय हाथियों के आने से लोगों में डर का माहौल है। जी हां, इस इलाके में हाथियों को देखकर हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही 7 हाथियों के झुंड के कॉलोनी में घुसते ही हड़कंप मच गया। हालांकि हाथियों ने कॉलोनियों या लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बता दें, बीते कुछ महीने से हाथियों को लेकर इलाके में खौफ मचा हुआ है, डर का माहौल है। इसी बीच जमालपुर से सटे ग्रामीण इलाके में साथ ही अब ये बहादुराबाद तक पहुंचने लगे हैं। इसी के साथ हाल ही में राज्य के वन मंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान ले अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो हरिद्वार से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये एक रेजिडेंशियल इलाका है, ये एक कॉलोनी है, जहां पर किस तरीके से हाथी का झुंड गुजरता नजर आ रहा है और उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तो बता दें, ये एक के बाद एक 7 हाथियों का झुंड जो है वो देखा जा रहा है, जो कि एक कॉलोनी में देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में देश की सीमाओं की निगहबानी के लिए 508 अग्निवीरों ने विधिवत रूप से थल सेना का हिस्सा बने हैं। वहीं 31 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सेना को सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट केंद्र कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी भी ली। यहां 508 अग्निवीर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसके साथ ही ये भी बता दें, ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने भी परेड की सलामी ली है और कमांडेंट ने कहा है कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। अग्निवीरों ने देश सेवा का शानदार निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए देखिए। आज कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल आर.सी. तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव। वहीं ग्लोबल स्तर पर एड्स महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे बचाव को लेकर लोगों को अलर्ट करने के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर यानी कि आज के दिन एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं इसको लेकर अगर बात रुड़की की करें तो रुड़की के सिविल हॉस्पिटल इस समय 1445 HIV मरीज रजिस्टर हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या है, जबकि 45 मरीजों की मौत भी हो गई है। आंकड़ों की माने तो 2023 की बात करें तो 2023 के मुकाबले में इस साल HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी आई है, जिसको लेकर रुड़की के सिविल अस्पताल के CMS का कहना है कि सरकार HIV को लेकर लगातार कदम उठा रही है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि इससे बचा जा सके। एड्स के हमारे लगभग 1485 मरीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं ART सेंटर में। सरकार के द्वारा भी 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर ART सेंटर खोला गया था, क्योंकि जब उनको लगा कि नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं रुड़की आसपास के क्षेत्रों के, तो यहाँ पर अलग से ART सेंटर खोल दिया गया, जिससे कि मरीज की समुचित जांच और समुचित इलाज समय पर किया जा सके। तो सरकार की, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, सबकी ये कोशिश है कि इनको
अच्छे से अच्छा इलाज इनको उपलब्ध कराया जाए। और कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है 1-2 मरीजों को, तो हमारे यहाँ चिकित्सकों में भर्ती करके उनका उपचार भी। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज, दीजिए अनुमति। जय हिंद।